केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में सबसे पहले बात एक ऐसे सौदे की जिसने पाकिस्तान की राजनीतिक रीढ़ तोड़ दी है और उसकी सैन्य साख को गिरवी रख दिया है। सऊदी अरब पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बता दिया कि वो अब नेता या कंगालिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक सप्लायर है। कहने को तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टेटस अब बस एक शो ऑफ बनकर रह गया है, क्योंकि समझौते की आड़ में पाकिस्तान के एटम अब सऊदी अरब के पास होंगे। ऑपरेशन सिंदूर में चारों खाने चित होने के बाद शहबाज मुनीर को समझ आ गया है कि अकेले भारत से लड़ना उनके बूते की बात नहीं है। शायद इसीलिए अपने एटम बमों को गिरवी रखकर एक फर्जी डील सऊदी अरब के साथ की है। शहबाज शरीफ जो इस्लामी देशों को मिलाकर एक नकली नाटो खड़ा करने का सपना देख रहे हैं, शायद ये भूल गए कि सऊदी पहले से ही ईरान के निशाने पर है और अरब देशों में पाकिस्तान की पहचान एक राजनीतिक टूलकिट से ज्यादा कुछ नहीं है। कैसे अब अपने एटम बम भी गिरवी रखाया है पाकिस्तानी हुक्मरान, बताएंगे आपको। दूसरी खबर उस खुलासे की जिससे पाकिस्तान दोबारा रंगे हाथों पकड़ा गया है। भारत ने आतंक की उस फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया है जो मदरसे की आड़ में मिसाइलें और शरिया के नाम पर शूटर्स तैयार कर रही है। भारत की खुफिया एजेंसियां और सेना ने जैश-ए-मोहम्मद के ऑपरेशन 313 की परतें खोल दी, जिसका मकसद भारत की सरहदों पर जिहादी यूनिवर्सिटी खोलना था, वो भी करोड़ों की फंडिंग से, जिसमें खाड़ी देशों के डिजिटल ट्रांजैक्शन से लेकर मसूद अजहर के परिवार के वॉलेट्स तक का पूरा नेटवर्क अब सामने आ गया है। ये सिर्फ जैश का प्लान नहीं था, दरअसल ये पाकिस्तान की विदेश नीति का फ्रंट लाइन एजेंडा है। कुल मिलाकर एक तरफ FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का मौका दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने डिजिटल वॉलेट से आतंकियों को तनख्वाह दे रहा है। कैसे ये सिर्फ भारत के खिलाफ जंग नहीं है, इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ खुली बगावत भी है, डिटेल में बताएंगे। तीसरी खबर उस वर्दी की जो आज भरोसे नहीं खौफ की वजह बन गई। आज दिल्ली की सड़कों पर मौत आई और वो भी पुलिस की वर्दी में। वो PCR वैन जिसे देखकर किसी हादसे में राहत की उम्मीद होती है, आज खुद एक बेकसूर की मौत की वजह बन गई। दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके में एक तेज रफ्तार PCR वैन ने सड़क किनारे खड़े चाय वाले गंगाराम तिवारी को कुचल दिया। पुलिस का दावा है कि ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दब गया, लेकिन सवाल यह है कि अगर ये महज गलती थी तो वैन से शराब की बोतलें क्यों बरामद हुई, और अगर ये सिर्फ हादसा था तो मौके पर जनता पर पिस्टल क्यों तानी गई है। खबर के इस पहलू पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान के नए स्टंट की, जिससे अब उनके एटम बम भी गिरवी है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान भारत के ब्रह्मोस से बर्बाद होने के बाद अब दुनिया भर के 200 करोड़ मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या ये जुगाड़ भारत और इजराइल के खिलाफ है या फिर ईरान के शिया मुसलमान इन सुन्नी देशों का असली टारगेट है? क्या दुनिया में मुसलमान ही मुसलमान के खिलाफ लड़ने वाले हैं? पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर देखिए जहां श्रीलंका के कोलंबो में मुसलमान किस तरह प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर उनके अच्छे स्वास्थ्य और नेतृत्व की दुआ मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए विशेष रूप से यहाँ दुआ मांगी जा रही है। तो कोशिश कितनी भी कर ले शहबाज शरीफ, लेकिन देखिए कोलंबो से ये आई तस्वीरें बता रही हैं कि प्रधानमंत्री कितने पॉपुलर हैं। देखिए अब एक तरफ तो मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी के लिए दुआ मांग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के आतंकी इस बात से कितने परेशान हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए जहां शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर सऊदी अरब पहुंचे हैं। अब बंटी बबली की इस जोड़ी के लिए ये कोई यूं ही टाइम तो निकालेगा नहीं, ये आप समझते ही हैं। यूं ही शहबाज को कोई फ्री में चाय नाश्ता कराएगा नहीं, तो इसके पीछे की एटम वाली वजह क्या है आपको बताएंगे। लेकिन अब आप अगली तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर दीजिए, ये देखिए जहां शहबाज को सिर्फ बिरयानी नहीं खिलाई गई बल्कि सऊदी अरब के विमान से स्कॉट भी किया जा रहा है। और कंगाल शहबाज देखिए कितने खुश नजर आ रहे हैं। वो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें सैल्यूट कर रहे हैं। ये ठाट बाट देखने के बाद शहबाज खुद ही वीडियो भी बनाने लगे, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं।
सेल्फी लेने लग गए। शायद नवाज शरीफ को ये वीडियो कॉल भी मिला चुके होंगे। شكرا جزيلا Royal Highness the Crown Prince Mohammed bin Salman, Prime Minister of Kingdom of Saudi Arabia, and the custodian of अब शहबाज शरीफ के लिए सऊदी में प्लेन भी भेज दिए, बढ़िया चाय नाश्ता भी करवा दिया, लेकिन कंगाल शहबाज और दिवालिया मुनीर के लिए सऊदी अरब में ये सब क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है इतना कुछ? तो इसे समझने के लिए आप इस फाइल को गौर से देखिए। तस्वीर देख रहे हैं आप, ये जो फाइल है, काले रंग की फाइल जो शहबाज और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के हाथ में आपको नजर आ रही है, इस फाइल में पाकिस्तान के एटम बम का जिक्र है जो अरब देशों के पास गिरवी रखा जा चुका है। और हालत देखिए कि अपने एटम गिरवी रखने के बाद भी शहबाज शरीफ किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, दांत दिखाई दे रहे हैं इनके, जैसे लग रहा है पता नहीं क्या हासिल कर लिया है। अब पूरी खबर आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए डिटेल में बता देते हुआ क्या है। 17 सितंबर को रियाद पहुंचे शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के साथ उन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट किया। वो जो आप फाइल देख रहे थे वो डिफेंस एग्रीमेंट की फाइल थी। किसी पर भी हमला दोनों देशों पर माना जाएगा, यानी अगर सऊदी पर अटैक होता है तो भी पाकिस्तान हेल्प करेगा, पाकिस्तान पर अटैक होता है तो सऊदी हेल्प करेगा, अपने ऊपर हमला मानेगा। समझौते में पाकिस्तान के परमाणु भी कवर हैं, परमाणु बम जिसकी धमकियां देते रहते हैं, एटमी ताकत बताते रहते हैं, वो भी कवर्ड है। सऊदी ने कहा है कि सभी सैन्य साधन कवर होंगे। पाकिस्तान के एटम बम पर अब सऊदी का भी हक हो गया है। इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के साथ साथ सऊदी 2015 से हूती विद्रोहियों से लड़ रहा है, ये हम सभी को पता है, और समझौते के बाद अब सऊदी एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है। हूती विद्रोहियों के खिलाफ एटम बम इस्तेमाल हो सकते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को फंसा लिया है और अब पाकिस्तान के एटम बम सऊदी अरब यूज करेगा। सऊदी अरब की मेहमान नवाजी में डूबे शहबाज शरीफ ने ऐसी डील साइन कर दी है कुल मिलाकर, जिससे पाकिस्तान के एटम अब किंग सलमान की चौकीदारी में पहुंच गए। कैसे चाय नाश्ते के बदले मुल्क की ताकत चली गई है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। सऊदी अरब के आसमान में उड़ते शहबाज शरीफ ने जब अपने आजू बाजू किंग सलमान के फाइटर जेट्स को उड़ते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जेब में कुछ चिल्लर लेकर सऊदी अरब पहुंचे शहबाज ने जब इस तरह की खातिरदारी देखी तो वो सब कुछ भूल बैठे। किंग सलमान के सामने बैठने के बाद शहबाज शरीफ मानो अपना होश खो बैठा। वो तैश में आकर किंग की हाँ में हाँ मिलाते रह गए। किंग सलमान भी शहबाज की नटखट नौटंकी को समझ रहे थे, लेकिन मामला तो कुछ और ही था। दरअसल सऊदी के किंग सलमान ने शहबाज को चाय नाश्ता कराने के बाद जो फाइल खोली उसमें अग्रीमेंट के नाम पर शहबाज को अपने साथ मिला लिया। शहबाज ने कहा कि वो एक साथ डिफेंस सेक्टर में काम करेंगे, मतलब अगर कोई बाहर का देश लड़ने आया तो पाकिस्तान और सऊदी अरब साथ लड़ेंगे। लेकिन इस डील में भी एक झोल था। दरअसल किंग सलमान ने डील के जरिए पाकिस्तान के एटम भी अपने नाम कर लिए। अब सऊदी अरब पाकिस्तान के एटम गिरवी रख सकता है। पाकिस्तान के एटम अब सऊदी अरब शिफ्ट होने वाले हैं। शहबाज जिस डील को लेकर मुल्ला मुनीर को मिठाई खिला रहा है, दरअसल वो एक ऐसी डील है जो पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान तो ब्रह्मोस की मार समय समय पर खाता रहेगा, लेकिन अब सऊदी अरब हूती विद्रोहियों के खिलाफ मेड इन पाकिस्तान एटम बम का इस्तेमाल जमकर करेगा। मतलब साफ है, शहबाज ने चाय बिस्किट के चक्कर में अपने एटम सोल्ड आउट कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, पाकिस्तान अपने एटम तो सऊदी को गिरवी रखकर आ गया है, लेकिन अपनी आवाम को ये बता रहा है कि वो जंग लड़ने के लिए सऊदी से करार कराया है। और इस पूरे मामले पर भारत का रिएक्शन आपको गौर से समझना चाहिए। वो हम रिएक्शन दिखा रहे हैं जो भारत की तरफ से आया है और इसमें लिखा है कि हमें समझौते के बारे में पहले से पता था, यानी हमारे लिए ये कोई सरप्राइज नहीं है। हमारा जो इनर नेटवर्क है वो अच्छा बिल्ट इन है और हमें जानकारियां मिल जाती हैं। हमें पहले से पता था कि ये समझौता होने वाला है, लेकिन भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये।
मतलब पाकिस्तान अरब के साथ जिस समझौते को लेकर इतरा रहा है उसके बारे में भारत को पहले से ही पता था। और कैसे पता था, तो उसके 3 कारण हो सकते हैं। हम जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। देखिए, या तो खुद सऊदी अरब ने इसकी जानकारी भारत को दी हो, अच्छे रिलेशन है सऊदी के साथ भारत के, या तो इजराइल ने इस बात को लेकर कोई टिप दी हो, इजरायली सुरक्षा एजेंसी ने दी हो, या फिर खुद ईरान ने भारत को मुखबिरी की होगी। अब इसके पीछे का कौन सा कारण रहा होगा वो फिलहाल अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन शहबाज शरीफ जो प्लेन में बैठकर उछल कूद करते हुए ये सोच रहे हैं कि वो 200 करोड़ मुसलमानों को जोड़कर एक नकली नेटो बना लेंगे, तो पहले तो वो गुड़ा भाग कर लें कि उनसे ज्यादा मुसलमान तो हमारे पास है, भारत में रहते हैं। और दूसरी बात, ईरान के शिया सऊदी पर पहले से मिसाइल ताने बैठे हैं। तीसरी बात, सऊदी वाले तो खुद फिर भी दिल हिंदुस्तानी गा रहे हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए समझिए। शहबाज को डाउट, एटम हुआ सोल्ड आउट। शहबाज का सैर सपाटा, आवाम ने खूब डांटा। हम नाज़रीन दुनिया से मांगते हैं, हमारे पास अपना देने के लिए कुछ नहीं, हम सिर्फ मांगने जाते हैं। लुट गए पाकिस्तानी, सऊदी बोले हम हिंदुस्तानी। सऊदी अरब पहुंचकर शहबाज ने खूब फाइलें साइन कर डाली और अरबी भाषा में कमजोर मुल्ला मुनीर भी हाँ में हाँ करता चला गया। और हुआ कुछ ये कि साइन करते करते शहबाज अपने एटम का सौदा भी कर बैठे। सऊदी अरब के साथ हुए एग्रीमेंट में ये साफ लिखा है कि हम साथ तो लड़ेंगे, लेकिन एक दूसरे के हथियार भी इस्तेमाल करेंगे। अब सऊदी अरब यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ मुल्ला मुनीर को फ्रंट पर तैनात करेगा। मुनीर ही पाकिस्तान के एटम चलाएगा, लेकिन ये एटम सऊदी अरब के इस्तेमाल में आएंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान सऊदी के साथ हुई डील की तस्वीर भारत को दिखा रहा है, उसे ये नहीं मालूम कि सऊदी वाले तो पहले से फिर भी दिल है हिंदुस्तानी गा रहे हैं। अब सऊदी जब हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है, तो वहां की आवाम अपने हुक्मरानों की मक्कारी समझ चुकी है। उनका कहना है कि शहबाज और मुनीर की जोड़ी ड्रामेबाजी कर रही है, बल्कि हकीकत तो ये है कि हम सिर्फ मांगने जाते हैं। सऊदीज अमीर हैं, तेल बेचते हैं दुनिया भर में, और हम क्या करते हैं, हम क्या बेचते हैं दुनिया भर में। हम नाज़रीन दुनिया से मांगते हैं, हमारे पास अपना देने के लिए कुछ नहीं, हम सिर्फ मांगने जाते हैं। लेकिन हमारे पास नाज़रीन एक चीज है, वो हमारा डिफेंस है, हमारी मिलिट्री है, हमारी फौज है। पाकिस्तान की आम आवाम अपने नेताओं को बखूबी समझती है और वो जानती है कि जिस समझौते का पन्ना दिखाकर शहबाज उछलकूद कर रहे हैं, वो दरअसल पाकिस्तान को चौकीदार बनाने का एक एग्रीमेंट है। के लिए हायर किया जा रहा है, गन फॉर हायर, जैसे हम हमेशा होते हैं, चौकीदार बनने के लिए तैयार। शहबाज प्लेन में बैठकर खूब इतराया, लेकिन आवाम जानती है कि अरब देशों में पाकिस्तानियों की असली हैसियत क्या है और पाकिस्तानी किस तरह वहां भीख मांगने के लिए जाते हैं। देखे ना कि हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ से 70-80 हज़ार रुपए की टिकट लेकर और लाख रुपए का वीज़ा लेकर हम क्या कर रहे हैं, हम दुबई जा रहे हैं और दुबई जाके क्या कर रहे हैं, हम दरहम में भीख मांग रहे हैं। वहाँ जाके ख़वातीन क्या कर रही हैं कि प्रोस्टिट्यूट बन रही हैं, जो मर्द है वो भीख मांग रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लड़कियों को हरास कर रहे हैं। यूएई ने कहा है कि हम यूएई को दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, बेहतर है कि इनके वीज़ाज बैन कर दो। पहले वीज़ाज दे नहीं रहे थे, अब वीज़ाज परमानेंट बैन कर दिए। अपने हुक्मरानों की इस नई नौटंकी के बाद पाकिस्तानी चीख चिल्ला रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान जैसे देश ने उनका दिल ही तोड़ दिया है। पाकिस्तान से हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है। पाकिस्तान ने मतलब हम जैसी प्यारी प्यारी लाहौरी लड़कियों का दिल तोड़ दिया। सऊदी अरब में सैर सपाटा करते शहबाज और मुल्ला मुनीर को भी इस बात की भनक लग चुकी है कि पाकिस्तान वापस लौटते ही आवाम के हाथों इनकी डांट पड़ना तय है। और शायद यही वजह है कि शहबाज और मुनीर की दिवालिया जोड़ी सऊदी अरब से कुछ चंदा इकट्ठा करने की जुगाड़ में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, अब एक तरफ तो पाकिस्तान को सऊदी अरब ने टोपी पहना दी है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाड़ी दुबई में होटल के अंदर रूम में 1 घंटा तक बंद करके रखे गए। उनका बोर्ड अकड़ में बैठा था कि मैच रेफरी एंडी पासक्राफ्ट को हटाओ वरना हम नहीं खेलेंगे। अब इसके बाद हुआ क्या, वो इस तस्वीर के जरिए देखिए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एशिया कप से बाहर जाने की धमकी देने के बाद जैसे ही पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को पेनल्टी के बारे में पता चला,
बस को ओवर स्पीड करते हुए स्टेडियम में खेलने के लिए पहुंच गए। ये तो हालात हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों के। पहले कहा रेफरी को हटाओ वरना नहीं खेलेंगे, लेकिन आईसीसी ने रेफरी हटाने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद बेइज्जत होकर टीम खेलने भी पहुंच गई। तो 1 घंटे की देरी से पहुंची, लेकिन डर पेनल्टी का था और इसलिए पहुंच गई। और अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों के इस नौटंकी के बाद पाकिस्तान के से बड़े बड़े रिएक्शंस आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब क्रिकेट खेलने लायक ही नहीं है, उसे चुपचाप आतंकवाद पर ही फोकस करना चाहिए। ये पोस्ट देखिए, किस तरह से पाकिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ आतंकवाद पर ध्यान देना चाहिए। Honestly, we shouldn't just stick to terrorism. Cricket isn't for us. यानी क्रिकेट हमारे लिए नहीं है, हमें बस टेररिज्म जो हमारा फोर्टे है ना, इनका फोर्टे है टेररिज्म। ये उसी को पालते हैं, उसी को पोसते हैं, उसी को पढ़ाते हैं और लोग भी यही कह रहे हैं कि भाई हमें उसी पर ध्यान देना चाहिए, क्रिकेट हमारे बस के बाहर है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उनके ही देश से गालियां क्यों पड़ रही हैं, तो पूरी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं क्यों इतनी गालियां खा रहे हैं। कल पाकिस्तान और यूएई के बीच मुकाबला होना था, लेकिन पाकिस्तान ने एक नई नौटंकी उस वक्त शुरू कर दी। भारत के हाथ ना मिलाने का गम भूला भी नहीं था पाकिस्तान, और पाकिस्तान का कहना था कि रेफरी एंडी को हटा दिया जाए। पीसीबी ने आईसीसी से रेफरी को हटाने की मांग की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और मांग पूरी नहीं होने तक खुद को होटल में बंद कर लिया कि हम निकलेंगे नहीं, हम आएंगे ही नहीं। मैच बॉयकॉट करने की धमकी दे डाली। आईसीसी ने रेफरी को हटाने से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान को कोई सीरियसली लेता ही नहीं, आईसीसी क्यों लेगा। और मैच रुकने पर पेनल्टी की रकम भी बता दी कि अगर भाई नहीं आए तो इतना पैसा भरना पड़ेगा। अब आप समझ रहे हैं ना, जैसे पैसा भरने की बात आई होगी, कैसे पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है उनके पैर कांपने लग गए होंगे। रकम देखने के बाद पाकिस्तानी भागकर स्टेडियम पहुंच गए और 1 घंटे की देरी के बाद मैच आखिरकार शुरू हो गया। अब पाकिस्तान को वैसा लेने की आदत है, देने से डर लगता है। पाकिस्तान ने खुद को 1 घंटा होटल में बंद रखा। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की इस नौटंकी को देखा और जाहिर सी बात है कि आईसीसी भी अब इस इंतजार में होगा कि जैसे ये सीरीज खत्म हो पाकिस्तान का अच्छे से इलाज किया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने बेशर्मी के साथ मैच तो खेला, लेकिन फिर भी भारत से मार का ठीकरा रेफरी पर ही फोड़ता दिखा। सुनिए, कल जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने खुद को होटल में बंद कर लिया था तो पाकिस्तानियों ने कैसे उन्हें डांट लगाई थी, वो भी सुनवाते हैं आपको। सर वो बस उनका वो था कि पाकिस्तान ने मैच रेफरी के बारे में किया था कि अगर मैच रेफरी को नहीं निकालेंगे तो वो बॉयकॉट कर देंगे पूरा एशिया कप। तो मुझे ऐसा नहीं लगता उनको करना चाहिए, क्योंकि एज ए क्रिकेट आपको सारे मैचेस खेलने चाहिए और आपको अपना रिप्लाई ग्राउंड पे देना चाहिए विद क्रिकेट। तो आपको ऐसा भागना नहीं चाहिए, आपको खेलना चाहिए। तो बहुत डिसअपॉइंट है एज ए क्रिकेट फैन। बैठी हुई है टीम, अभी तक नहीं आई। हमारे पीसीबी ने ऐलान कर दिया है कि आज का मैच हम नहीं खेलेंगे क्योंकि अंपायर को चेंज किया जाएगा। शहबाज पाकिस्तानी इस वक्त ग्राउंड के बाहर बैठे हैं। हम वेट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम आज का मैच खेले। सारे हम एक्साइटिंग है मैच के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पीसीबी बोर्ड ने बिल्कुल अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, हमारे पीसीबी में मना किया। देखिए, मैच से पहले रेफरी के बहाने होटल में छिपी थी पाकिस्तानी टीम और जब आईसीसी की पेनल्टी लगी तो तुरंत मैदान की तरफ दौड़ लगा। अब पाकिस्तानी फैंस भी पूछ रहे हैं कि ये टीम है, ये तमाशा मंडली है। रिपोर्ट देखिए, अब एक तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी खुद को होटल में लॉक करने की नौटंकी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के फुटबॉल टीम के खिलाड़ी भी अलग ही खेल खेल रहे हैं। हुआ क्या बताते हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इस तस्वीर में जो पाकिस्तान की जर्सी पहने लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये दरअसल नकली खिलाड़ी हैं, असली नहीं। जापान ने पाकिस्तान से पहुंचे कथित फुटबॉल दल को फर्जी दस्तावेजों के चलते हवाई अड्डे से ही वापस लौटा दिया, डिपोर्ट कर दिया है। जांच में पता चला है कि ये कोई असली टीम नहीं बल्कि मानव तस्करी का एक नायाब तरीका था। मतलब पाकिस्तानी अब खेल के नाम पर भी चोरी चकारी कर रहे हैं और किस तरह से एक्सपोज हुए हैं। जापान ने उन्हें वहीं से वापस भेज दिया। और पूरी खबर क्या है उस पर पूरी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। पाकिस्तान से 22 लोग दरअसल जापान पहुंचे थे और खुद को फुटबॉल खिलाड़ी बता रहे थे ये लोग। जापान के अधिकारियों को इन पर डाउट हुआ, उन्हें शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। कागज जब मांगे गए तो ये खिलाड़ी पकड़ में आ गए। जांच में पता चला कि ये खिलाड़ी तो फर्जी हैं। तुरंत जापान ने इन सभी को वापस पाकिस्तान भेज दिया, डिपोर्ट कर दिया। ये सारे खिलाड़ी 4-4 लाख में भाड़े पर आए थे, किराए पर आए थे। इस खेल का मास्टरमाइंड है वकास खान। नकली फुटबॉल क्लब रजिस्टर उसने करवाया था, खिलाड़ियों से करवाई थी इन्होंने मानव तस्करी, उसी के लिए बाकायदे भेजा था। मतलब खेल के नाम पर पाकिस्तान नापाक हरकतें ही कर रहा है, खेल को भी नहीं बख्श रही है। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट में नौटंकी कर रहा है, दूसरी तरफ नकली खिलाड़ियों के जरिए तस्करी कर रहा है। तो वहीं पाकिस्तान में क्या चल रहा है,
वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के बाद टूटे पड़े आतंकी टेंट्स को फिर से तैयार करने की कोशिश की जा रही है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पाकिस्तान में एक बार फिर आतंकियों की हायरिंग करने के लिए चंदा जुटाया जा रहा है, पैसे जुटाए जा रहे हैं। जैश ने 313 मस्जिदें बनाने के लिए पैसा जोड़ना शुरू कर दिया है और इसके लिए पाकिस्तान में जगह जगह चंदा मांगा जा रहा है, सबसे पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं और ये उसी चंदे की रसीदें हैं जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। हर मस्जिद को बनाने के लिए 5.5 मिलियन पाकिस्तानी रुपए का खर्च आना है और ऐसे में पाकिस्तानियों से कहा जा रहा है कि आतंकी टेंट दोबारा गाड़ने के लिए कम से कम 21,000 पाकिस्तानी रुपए का चंदा दीजिए। ये रसीद जो आप देख रहे हैं, ये पैसा जुटाने के लिए चंदा जुटाने वाली रसीद है। 21,000 कम से कम मांगे जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आप चाहे जितना दे लीजिए। 12.5 मिलियन का इन्होंने लक्ष्य रखा है। ये चंदा जुटाने से पहले ही पाकिस्तान के बचे खुचे आतंकी किस तरह उछलने लगे हैं वो भी आपको हम सुनवा देते हैं। हम मुश्किल में जरूर हैं, लेकिन हमारे हौसले जवान हैं, हमारे अज़म पुख्ता हैं, हम मैदानों में खड़े होने वाले लोग हैं, हम अपनों के लिए बरेशम की तरह नरम है और हम दुश्मन के लिए नाकाबिले तस्खीर और सीसा बनाई हुई दीवार भी है। आज हम बहावलपुर के सैलाबज़दा भाइयों की मौजूदगी में ये ऐलान करते हैं, नरेंद्र मोदी खूब कान खोल के सुन ले और अपने जालिम समाज को भी सुना दे कि वो वक्त अनकरीब आने वाला है जब इंशाअल्लाह ये दरिया भी हमारे होंगे, इनके डैम भी हमारे होंगे, ये सारा जम्मू कश्मीर हमारा होगा और बहुत कुछ हमारा होगा। हम तुम जो कुछ हरकतें कर रहे हो, एक एक का इंशाअल्लाह खमियाजा तुम्हें भुगतना होगा। देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। अब ये सैफुल्लाह जो 4 चवन्नी हाथ लगते ही इतना उछल रहा है, ऐसे में से हम इसी के मामा के लड़के का वो वीडियो भी दिखाते हैं जहां वो अभी तक ब्रह्मोस की मार से करहा रहा है और मौलाना मसूद के परिवार के कितने टुकड़े हुए हैं वो भी बता रहा है। सुनिए। ये कलहा, ये टेररिज्म, ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए, सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। देख रहे कितना दर्द है इनकी बातों में, सब कुछ खो देने का दर्द है। अब पाकिस्तान में जिस बहावलपुर को दोबारा खड़ा करने के लिए चंदा मांगा जा रहा है, उसे दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने मिट्टी में मिला दिया था। आपने देखा था, वो तस्वीरें आपके सामने आई थी ग्राफिक्स के जरिए। इस पर भी पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। पाकिस्तान का 12वां सबसे बड़ा शहर है बहावलपुर और बहावलपुर ही जैश ए मोहम्मद का सेंटर माना जाता है। सुभान अल्लाह मस्जिद आपको याद होगा, JEM का ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स है जैश ए मोहम्मद का और यहीं से मसूद अजहर आतंकी हमलों की साजिश रचता था, यहीं ट्रेनिंग भी होती थी। ऑपरेशन सिंदूर के हमलों में मस्जिद पूरी तरह से खत्म हो गई थी, ढह गई थी, टेंडर वेंडर निकाला था, पूरा सब कुछ साफ हो गया था। इसी हमले में मसूद अजहर के पूरे परिवार के चीथड़े उड़ गए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक मसूद अजहर ने बयान दिया था, माना था कि उसके परिवार के 10 सदस्य भारत के हमले में मारे गए हैं। भारत ने पाकिस्तान और POK के अंदर 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, आपको याद होगा। अब इन्हीं ठिकानों को दोबारा खड़ा करने के नाम पर ये चंदा मांग रहे हैं। ये सारे आतंकी कह रहे हैं पैसा दे दो, हमें फिर से खड़ा करना है आतंकी ठिकाना। लेकिन ये कितना भी चंदा मांग ले, कितनी भी कोशिश कर ले, अगर इन आतंकियों ने एक बार फिर आतंक के टेंट लगाने की कोशिश की तो जवाब कितना करारा होगा, उसका एक हिंट प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर ही दिया है। क्या कहा है उन्होंने, सुनवा रहे हैं। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही
पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। देखिए, भारत की कार्रवाई ने जैश की आतंकी नस्ल को जड़ से उखाड़ दिया। अब पाकिस्तान की पोल खुद पाकिस्तानी आतंकी खोल रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे जैश कमांडर ने खुद मान लिया कि भारत की कार्रवाई में मसूद अजहर का घर जमींदोज हो गया और उसका पूरा कुनबा, उसके पूरे कुनबे का नामो निशान मिट गया है। लेकिन अब भी इनका चंदा मांगना कैसे जारी है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। पाकिस्तान में चंदा मांगकर अपना आतंकी धंधा चलाने वाले आतंकी फिर उछल कूद पर उतर आए। हम मुश्किल में जरूर हैं, लेकिन हमारे हौसले जवान हैं। जैश ए मोहम्मद के आतंकी कमांडर ने पाकिस्तान के चेहरे पर ढका धोखे का नकाब उतार दिया है। पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारत के हमले में मसूद अजहर के पूरे परिवार के चीथड़े उड़ गए। दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकरा। इलियास का बड़ा कबूलनामा सामने आया है, जिसमें उसने माना है कि भारत के हमले में जैश सरगना मसूद अजहर का पूरा परिवार तबाह हो गया था। अजहर का घर जमींदोज हो चुका था और मातम मनाने के लिए कोई नहीं बचा था। हमारे अज़म पुख्ता है, हम मैदानों में खड़े होने वाले लोग हैं। हम अपनों के लिए बरेशम की तरह नरम है और हम दुश्मन के लिए नाकाबिले तस्खीर और सीसा बनाई हुई दीवार भी। पाकिस्तान की जमीन से आतंकी खेती का सच बेनकाब हो चुका है। जैश आतंकी मसूद इलियास ने कबूला है कि भारत की कार्रवाई में न सिर्फ जैश का नेटवर्क ध्वस्त हुआ, बल्कि जैश सरगना मसूद अजहर का नाम लेवा भी नहीं बचा। ये वही मसूद अजहर है जिसने कांधार अपहरण से लेकर संसद हमले तक भारत की धरती को खून से लाल करने की साजिश रची। लेकिन भारत की जवाबी कार्रवाई में अजहर का कुनबा ही चकनाचूर हो गया। भारत ने 6 से 7 मई की रात जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, उसी के बाद पूरे सबूतों के साथ पूरी दुनिया को बता दिया था कि मसूद अजहर का पूरा परिवार और दर्जनों आतंकवादी मारे गए हैं। लेकिन अब जैश ए मोहम्मद भी इस बात को कबूल कर चुका है। पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्रवाई से पहले ही पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के सरगना की हवा टाइट थी। आतंकी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कबूल कर रहे थे कि उन्होंने हमला नहीं करवाया, लेकिन भारत को आतंकी सरगना और उनका ठिकाना पता था। इसीलिए जब भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई तो सबसे पहला ठिकाना वो सेंटर बना जहां से साजिश रची गई थी, पाकिस्तान का बहावलपुर। पाकिस्तान के डीएनए में आतंक के एलिमेंट घुसे हुए हैं। वो हर बार मार खाकर उठने की कोशिश करता है, चंदा मांगकर आतंक का पालन पोषण करना चाहता है, लेकिन वो ये भी बखूबी जानता है कि उसके इस आतंकी डीएनए का एंटीडोट भारत के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, अब पाकिस्तान किस हालत में है, उसके आतंकियों का भारत ने क्या हाल किया, ये आपने देखा। अब आपको डोनाल्ड ट्रंप की लोकेशन का ताजा अपडेट देते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लंदन पहुंच चुके हैं। लेकिन लंदन पहुंचते ही उनका किस तरह विरोध हो रहा है, तस्वीर आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। फटाफट से तस्वीर आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। ये देखिए, ये विरोध हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का लंदन पहुंचते हो रहा है, तो वहीं वो रॉयल लाइफ का कैसे मजा ले रहे हैं, ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्योंकि क्वीन के पास मिलने पहुंचे हैं तो उसी तरह का माहौल है और उसी तरह की रंगत आपको दिखाई दे रही है। वहां पर किंग और क्वीन आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जिनके साथ मुलाकात का दौर चल रहा है। अब ट्रंप एक तरफ लंदन में रॉयल लाइफ के मजे ले रहे हैं, तो वहीं अमेरिका के ट्रेड एडवाइजर कह रहे हैं कि अमेरिका बहुत भारी महंगाई का सामना कर रहा है। जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर ऐसा लग रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप शायद अपना टैरिफ वापस ले लें। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती पीसीआर वैन को आपने हमेशा सुरक्षा और राहत का प्रतीक समझा होगा, लेकिन आज वही वैन मदद नहीं मौत लेकर आई। दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके में चाय की दुकान पर खड़े एक मासूम शख्स को पीसीआर वैन ने रौंद दिया। उसी की दुकान थी, वो दुकान चलाता था अपनी जीविका के लिए और पीसीआर वैन ने उसे रौंद दिया। कहा जा रहा है कि ड्राइवर से ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दब गया।
लेकिन चश्मदीद और पीसीआर वैन के अंदर से बरामद शराब की बोतलें कुछ और कहानी कह रही हैं, जिसने पुलिस पर कई सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली की तंग गलियों और भीड़ भाड़ भरी सड़कों पर सायरन बजाती पीसीआर वैन को आपने अब तक लोगों की मदद करते देखा होगा, लेकिन आज वही वैन मदद नहीं, मौत लेकर आई। मंदिर मार्ग इलाके में आज सुबह एक तेज रफ्तार पीसीआर वैन सड़क किनारे चाय की दुकान में जा घुसी और कुचल दिया 50 साल के गंगाराम तिवारी को। एएसआई और एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है और लगातार पुलिस यहां पर जांच कर रही है। आपको दिखाते हैं कि ये रोड है जहां से पुलिस की वैन जो है वो गुजर रही थी, लेकिन इधर आती है पुलिस की वैन और यहां से देखिए सीधा यहां पर आप देखेंगे तो यहां से स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि यहां से सीधी वैन यहां पे पहुंचती है और यहां पर वो चाय की टपरी थी जहां गंगाराम तिवारी जो है अपने चाय की टपरी लगाते थे और इस वक्त आप देखेंगे तो यहाँ पर उनकी जो है वो दर्दनाक मौत हुई है। ड्राइवर ने बयान दिया है कि उसने गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा दिया, लेकिन ये सिर्फ एक दावा है, हकीकत कुछ और बयां करती है। सिर्फ पापा आपके पैसे कमाते थे, बाकी सब लोग अभी सब पढ़ाई करते हैं, बाकी 4 बहनों की तो शादी करने लायक हो गई, एक भाई बोल नहीं पाता, शादी सबकी कर। पीछे कहाँ से हैं आप? हम जिला गोंडा से हैं। जिला गोंडा के रहने वाले हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जिस वक्त ये दुर्घटना घटी उस वक्त जो है वो आर के आश्रम मार्ग के इलाके से इस तरफ से जो पुलिस की वैन है वो आती है, उस वक्त कह रहे हैं ऐसा कि पुलिस की गाड़ी के अंदर 2 पुलिसकर्मी यूनिफॉर्म में थे और एक महिला भी मौजूद थी। जी सर। कितने लोग मौजूद थे? 3 लोग। 3 लोग मौजूद थे। हाँ जी। उसमें कौन कौन जो है यूनिफॉर्म में था? सर 2 पुलिस वाले थे, वो यूनिफॉर्म में थे। अच्छा, गाड़ी से पुलिस की गाड़ी से क्या क्या पाया गया? सर दारू की बोतल और लड़की तो उतर के भाग गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसे के बाद पुलिसकर्मी गाड़ी से शराब की बोतलें हटाने की कोशिश कर रहे थे और जब लोगों ने सवाल उठाए तो बंदूक दिखा दी गई। पीसीआर वैन से शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। पुलिसकर्मियों पर पिस्टल तानने का आरोप है। एएसआई और कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, ड्राइवर गिरफ्तार हो चुका है। शराब मिली, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में क्या सब कुछ साफ आएगा? प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि दोनों पुलिसकर्मी नशे में थे, लेकिन सवाल यह है कि मेडिकल रिपोर्ट में सब साफ कैसे, जबकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि मेडिकल में शराब की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि ब्लड सैंपल्स जांच के लिए भेज दिए गए हैं। इसके अंदर पीसीआर व्हीकल से एक्सीडेंट से एक बंदा जो वहाँ पे रहता था उसकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट होने से उसकी बाद में डेथ हो गई है। बाकी का लीगल एक्शन हम इसके अंदर ले रहे हैं। मुझे डीसीपी पीसीआर ने बताया कि उसने भी अपने स्टाफ को इसके अंदर सस्पेंड कर दिया। बाकी लीगल एक्शन केस रजिस्ट्रेशन और अरेस्ट की कार्रवाई हम कर रहे हैं। जब पीसीआर वैन से टकराकर एक बेकसूर की जान चली जाए और उसी वैन से शराब की बोतलें बरामद हो, तो सवाल सिर्फ हादसे का नहीं होता, ये उस भरोसे की मौत है जो लोगों ने वर्दी पर किया था। फिलहाल ड्राइवर हवालात में, एएसआई सस्पेंड हो चुका है, लेकिन क्या सिर्फ निलंबन से एक बेकसूर की मौत का हिसाब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, इस पर हमारी नजर है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।